एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज मी श्रेया दिस्सा। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं वीडियोस की कंटिन्यूटी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखिए। पिछले वीडियोस में हमने सेट्स की इंट्रोडक्शन करी और उनके सेट्स के टाइप्स पढ़े, उन्हें कैसे प्रेजेंट करते हैं वो पढ़े और एग्जाम्पल्स सॉल्व की हैं और एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व करी थी। तो आज हम बाकी की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। ये एक्सरसाइज में हमें सेट्स और सबसेट्स के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सेट्स और सबसेट क्या होते हैं। सबसेट एक सेट का ही हिस्सा होता है। सबसेट एक वो सेट होता है जिसमें उस सेट के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड हो। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि हमें बताना है कि क्या ये सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं या सबसेट नहीं है। ये देखिए, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है और ये जो सिंबल है ये नॉट अ सबसेट का सिंबल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने पूछा कि क्या 2,3,4 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4 और नॉट अ सबसेट। देखिए, सबसेट क्या मतलब क्या होता है कि जो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना वो सभी के सभी दूसरे वाले के अंदर होने चाहिए। मतलब अभी ये चाइल्ड सेट है और ये पेरेंट सेट है। चाइल्ड सेट के अंदर पेरेंट सेट के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन पेरेंट सेट के अंदर जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स हों। ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए 2, 3, 4 है और इसके अंदर भी 2, 3, 4 है। मतलब ये जो ये वाला सेट है वो उसका सबसेट है, लेकिन वो वाला सेट इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, लेकिन 1, 2, 3, 4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 2, 3, 4। पर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछे कि 2 3 4 अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4। सो यस, तो हम यहाँ पर एक सबसेट का सिंबल पुट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है इज ABC अ सबसेट ऑफ BCD। देखिए, ए पहला लेटर है, ए पहला लेटर ही इसमें नहीं है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि ए ही नहीं है उसमें। बाकी तो बाद में बी और सी तो है, लेकिन ए नहीं है। ना ये उसका सबसेट है ना वो इसका सबसेट है, क्योंकि उसमें जो डी है इसमें डी भी नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपका स्कूल है, क्लास 11th में है और आपके स्कूल आपकी क्लास जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनका सेट क्या किसके सबसेट, अब देखते हैं किसके सबसेट आना है। स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपकी क्लास के बच्चे क्या आपके स्कूल के बच्चों के सबसेट हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट है राघव, तो मैं कहूंगी कि राघव इज योर क्लासमेट। राघव आपका क्लासमेट होने के बजाय स्कूलमेट भी तो है, क्योंकि आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो राघव क्लासमेट भी है और राघव स्कूलमेट भी है। इसी तरह से राघव स्कूल क्लासमेट वाली लिस्ट में भी आएगा और स्कूलमेट वाली लिस्ट में भी आएगा। देखिए, जो आपके क्लासमेट्स हैं वो आपके स्कूलमेट्स भी तो है ना। इसी तरह से जो क्लासमेट्स हैं वो किसके सबसेट है? स्कूलमेट्स के, क्योंकि स्कूलमेट्स के बीच में ही एक कॉलम था जिसमें से हमने आपकी क्लासमेट्स को निकाला है। आपकी क्लास में हर पढ़ने वाला बच्चा आपके स्कूल में भी पढ़ रहा है, इसका मतलब एवरी क्लासमेट इज सबसेट ऑफ एवरी स्कूलमेट। तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यही उल्टा क्वेश्चन हो जाता, क्या स्कूलमेट जितने भी आपके स्कूलमेट हैं क्या वो आपके क्लासमेट भी हैं? ऐसा जरूरी तो नहीं। कोई आपका स्कूलमेट 8th क्लास में होगा, कोई आपका स्कूलमेट आपका फ्रेंड मान लीजिए 12th क्लास में होगा, लेकिन वो आपका क्लासमेट नहीं होगा, वो सिर्फ आपका स्कूलमेट रहेगा। तो आपका क्लासमेट हमेशा आपका स्कूलमेट रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका स्कूलमेट हमेशा आपका क्लासमेट ही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, सर्कल इन अ प्लेन इज अ सबसेट ऑफ सर्कल इन द सेम प्लेन ऑफ रेडियस 1। जी नहीं, एक प्लेन सेम मानते हैं, सेम प्लेन जरूर है, लेकिन उसका रेडियस दे दिया 1, तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। उसके बाद देखिए, ट्राइंगल इन अ प्लेन इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, एक ही प्लेन है लेकिन वो ट्राइंगल है और वो रेक्टेंगल है। ट्राइंगल एक रेक्टेंगल का सबसेट कभी हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट अ सबसेट। उसके बाद देखिए 6, इक्वेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन इज अ सबसेट ऑफ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। जी हाँ, इक्वेटरल ट्राइंगल हमेशा एक ट्राइंगल का सबसेट हो सकता है। उसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन, इवन नेचुरल नंबर्स, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो इंटीजर्स भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6 वो इंटीजर्स भी तो हैं।
लेकिन एवरी इंटीजर इज नॉट एन इवन नेचुरल नंबर ना, क्योंकि हर इंटीजर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन वो इवन में कंसिडर नहीं होगा। -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स में कंसिडर नहीं होगा। तो ये इसका सबसेट है। ये हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। बेसिकली ट्रू और फॉल्स तो वैसे ही है, बट बेसिक इस क्वेश्चन को करने से सबसेट्स और सेट्स की काफी नॉलेज भी आपको मिलेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बीसीए। ध्यान से देखिए, ए और बी, इसको बीसीए का सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? ए और बी दोनों होने चाहिए इसमें। ध्यान से देखिए, बी भी है और ए भी है, तो ये नॉट सबसेट कैसे हो सकता है? ये तो सबसेट है, इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी इट इज फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये सबसेट है इसका, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? नॉट ए सबसेट। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए ई इज अ सबसेट ऑफ वॉवल्स। क्या ए कॉमा ई वॉवल्स का सबसेट है? देखिए, वॉवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। देखिए, ए और ई दोनों हैं, मतलब ये सबसेट है, मतलब ये ट्रू हुआ, क्योंकि ये ए ई जो है वो इसका सबसेट है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी ट्रू। अगला देखिए, क्या 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का? ध्यान से देखिए, एक एक एलिमेंट्स, 1 है, 2, लेकिन इसमें तो 2 है ही नहीं ना, तो ये कैसे सबसेट हो सकता है? सबसेट की कंडीशन क्या थी? जो इसमें एलिमेंट्स है वो सभी इसमें होने चाहिए, लेकिन 2 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। ये हमें गलत लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? फॉल्स। अगला देखें, क्या ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी? क्या ए सबसेट है एबीसी का? बिल्कुल, ये ए इसमें भी और ए इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। अब देखिए फिफ्थ में क्या लिखा है? डज ए बिलोंग्स टू एबीसी। देखिए, ये सिंबल तो मैं इसमें डाल ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये उसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अगला देखिए, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से? पहले लिख लीजिए, कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर जो 6 से कम होते हैं? 2 और 4। 6 तो नहीं इंक्लूड होगा ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। उसके बाद देखिए, नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36। कौन कौन से नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करते हैं? 1 2 3 4 6 9 12 36। यही है 36 के जो नंबर नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों नंबर इसमें आ रहे हैं? तभी ये सबसेट कहलाएगा। 2 और 4, ये देखिए 2 और 4 दोनों ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ये सबसेट है ना इसका। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी लेफ्ट साइड वाली टर्म है वो राइट वाले में जरूर इंक्लूड होनी ही चाहिए, तभी हम इसको ट्रू करेंगे, या तभी हम इसको कहेंगे ये सबसेट है, अदरवाइज इट विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ अनदर सेट। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में 1 2 कर्ली ब्रेसेस 3 4 5। हमें एक ये सेट दिया हुआ है और हमें ये कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई है, जिसे हमें बताना है कि क्या ये सही है या क्या ये गलत। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है कि 3,4 इज सबसेट ऑफ ए। आप कहेंगे ये सही है, क्योंकि यहाँ 3,4 है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये 3,4 नहीं है, ये 3,4 आर इन कर्ली ब्रेसेस। मतलब इस पूरे को अब मैं एक नंबर कंसीडर करूंगी कि इस सेट के अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, एक 1 एक 2 एक 3,4 और चौथा 5। मैं इसे एक की तरह कंसीडर करूंगी, तो मैं इसको सबसेट नहीं कह सकती, क्योंकि सबसेट कहने के लिए मुझे बाहर कर्ली ब्रेसेस की जरूरत है, लेकिन इसके बाहर तो कर्ली ब्रेसेस कहीं है ही नहीं इस एलिमेंट के बाहर, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये तो है ही मेरा एलिमेंट। मुझे इसके बाहर एक और कर्ली ब्रेसेस चाहिए थी, तभी ये सबसेट होगा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। उसके बाद देखिए, क्या 3,4 बिलोंग्स टू ए? ये पूरा, हाँ, ये एक एलिमेंट तो बिलोंग कर सकता है ना, ये पूरा एलिमेंट है एक मेरे पास, एलिमेंट तो बिलोंग कर ही रहा है, तो ये ट्रू है। एलिमेंट का कोई बिलोंगिंग के लिए मुझे सिर्फ एलिमेंट चाहिए, लेकिन अगर मुझे सबसेट बताना है तो उसके लिए मुझे बाहर कर्ली ब्रेसेस चाहिए, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस इसकी नहीं थी, वो एक एलिमेंट था। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए, ये है सबसेट ए का, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस, ये पूरा एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट को लिखा गया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो ये है ट्रू।
अब देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए को? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। इसके बाहर बिलोंगिंग के बाद मुझे कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, तो 1 अकेला एक एलिमेंट पड़ा है, ट्रू। अब देखिए क्या 1 इज अ सबसेट ऑफ ए? मैंने आपको मैं फिर रिपीट करूंगी, मैंने कहा था जब भी मुझे सबसेट बताना है तो मुझे बाहर चाहिए कर्ली ब्रेसेस, लेकिन इसके भी बाहर कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि 1 बिलोंग जरूर कर रहा है ए को, मगर ये ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट के लिए इसे क्या चाहिए बाहर? कर्ली ब्रेसेस, तो ये हो गया फॉल्स। क्या 1, 2, 5 आर सबसेट ऑफ ए? 1, 2, 5, जी हाँ बिल्कुल, ये तो इजी है, ट्रू। ठीक है ये तो। उसके बाद देखिए 1, 2, 5 आर बिलोंगिंग टू ए? जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये बिलोंग करवाना था तो मुझे ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने थे, सिर्फ 1 to 5 करना था। ओके, तो ये हो गया फॉल्स। अगला देखिए 1, 2, 3 आर सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा 1, 2, जी हाँ है 1 और 2, लेकिन यहाँ अकेला 3 है, मेरे पास तो कहीं 3 है ही नहीं। ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 3, 4 है। 3 कहाँ है? ये 3 को मैं इंडिविजुअल नहीं गिन रही है, पूरा मेरा एक ही एलिमेंट है, तो ये गलत है, फॉल्स। उसके बाद देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। जी हाँ बिल्कुल 5 बिलोंग कर रहा है। 5 मैंने कहा था हर सेट के अंदर 5 होता ही होता है और वो बिलोंग भी करेगा, ट्रू। लेकिन 5 सबसेट है ए का? जी नहीं, सबसेट कब होता है ए का? जब इसके बाहर होती कर्ली ब्रेसेस, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। उसी तरह अगला देखिए क्या 5 सबसेट है ए का? यही तो मैं यहाँ बोल रही थी, तो ये क्या हुआ? ट्रू। अब देखते हैं 9th है 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए को? जी नहीं, ये होगा फॉल्स, क्योंकि 5 तो सबसेट है ना ए का, बिलोंग नहीं कर रहा। ये देखिए 5 सबसेट ऑफ ए, जी हाँ सबसेट है, जैसे मैंने यहाँ कहा, तो ये होगा ट्रू। उसके बाद देखिए कर्ली ब्रेसेस में 5, अगर ये कर्ली ब्रेसेस ना होते तो ये बिल्कुल ठीक होता, लेकिन अब ये कर्ली ब्रेसेस है मेरे पास, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में ये सबसेट पूछ रहे हैं कि जो इन्होंने सेट दिए हुए हैं हमें उनके सबसेट्स लिखने। देखिए सबसे पहला क्या है? ए, कर्ली ब्रेसेस में ए। अब इसके लिखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, एक मैं आपको मेथड बताती हूँ कि हमें सबसेट्स को लिखना कैसे है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर सभी सबसेट्स को लिखना है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहला कुछ भी हो यहाँ पर, सबसे पहला 5 ही होगा, और 5 के पास अपना कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगे, लेकिन 5 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके पास कर्ली ब्रेस होंगे। दूसरा कौन सा होगा? ए खुद, पर ए के साथ मैंने क्या कहा था? कर्ली ब्रेस होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, बस। उसके बाद है ए कोमा बी, ये भी लिख लेते हैं। देखिए फिर से शुरू करते हैं उसी तरह से, सबसे पहले 5 आएगा, फिर ये ए है, ए लिख लेते हैं। उसके बाद बी आएगा, जी हाँ। उसके बाद एक ए कोमा बी खुद भी तो होगा, ए कोमा बी। ठीक है, मतलब बड़ी ब्रेसेस के अंदर छोटी छोटी ब्रेसेस है, लेकिन 5 के साथ फिर भी नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 3rd 1, 2, 3 वाला 1, 2, 3, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रेस के अंदर 5 आएगा, उसके बाद 1 और 2 और 3 अलग अलग से आ जाएंगे, 1, 2 और 3। उसके बाद देखिए 2 का पेयर बना लेते हैं, जैसे कि 1, 2, फिर 2, 3, फिर एक और बनेगा 1, 3। ठीक है, ये बन गया, और एक तीनों का पेयर हो जाएगा 1, 2, 3। इनके बाहर कोमास लगेंगे, ये ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये समझ लगा। 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, इन सबके बीच में आपस में क्या लगा हुआ है? कोमास, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं 3rd। देखिए 3rd जो है वो 5 है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं ना, तो इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख दूंगी, सिंपल, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस तो मुझे लगाने ही थे। ये ऐसा तो नहीं कि अंदर 5 है तो कर्ली ब्रेसेस का क्या काम? कर्ली ब्रेसेस तो सबसे पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है अंदर देखना क्या था, तो यहाँ क्या आएगा? सिर्फ 5। इससे आपको सबसेट की प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लगा होगा। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है कि हमें a = 5 के अंदर एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। a = 5, 5 मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी 5 इज स्टिल एन एलिमेंट ना, तो कितने एलिमेंट्स हुए? 1, क्योंकि 5 है तो ये हो गए 1 एलिमेंट। लेकिन अगर ऐसे कोई एलिमेंट होता a = 5, 1, 2, 3 ये होता,
तो मैं फिर क्या लिखती 4, मतलब 5 को भी हमने कंसिडर करना है। देखते हैं 6th क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें इंटरवल्स लिखने हैं। ये सब मुझे रियल नंबर्स दिए हुए हैं, आर से डिनोट किया गया है और मुझे इन्हें इंटरवल्स में लिखना है। देखिए इंटरवल्स में लिखना बहुत जरूरी है। इसमें ब्रैकेट्स का यूज कैसे है वो आप सभी को आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्या है, दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जब भी हम इक्वल टू का बात करें, इक्वल, जब किसी भी इनइक्वालिटी में या इस साइन के साथ नीचे इक्वल का साइन आ जाए तो हमें ये वाले ब्रैकेट्स यूज करने हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट्स, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो तब ओपन ब्रैकेट्स, इन्हें हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट्स। तीसरी बात, जो हमारी इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी के साथ हम हमेशा ओपन ब्रैकेट्स यूज करते हैं बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। तो जब भी कभी इन्फिनिटी आए तो आपको हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इनइक्वालिटी दी हुई है, ये वाली x लेस देन इक्वल टू 6 और ये दी हुई है -4। मुझे इनइक्वालिटी लिखनी है, ठीक है, तो मुझे इसका इंटरवल लिखना है। तो देखिए मैं पहले लिखूंगी -4, 6। अब ध्यान से देखिए 6 की तरफ इक्वल टू का साइन है, मतलब 6 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अगर इक्वल टू का साइन है मतलब 6 इंक्लूड हो रहा है, तो इक्वल टू के साइन के लिए कौन सी ब्रैकेट होती है, क्लोज ब्रैकेट। तो ये आ गई मेरे पास क्लोज ब्रैकेट, ये आ गई मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ये हो गई, इंक्लूड कर रहा है इससे। अगर हम बात करें -4 की तरफ, कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब -4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये इंटरवल शुरू हो रहा है -3 से, तो यहाँ कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा होता मान लीजिए -∞, मतलब सब सेम रहता लेकिन -4 के बजाय -∞ हो जाता, तब भी ये ऐसे ही रहना था -∞, 6, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी इन्फिनिटी जहां भी आ जाए तो वहां पर ये ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड है x जो है -12 से -10 के बीच में है, लेकिन दोनों तरफ ही इनइक्वालिटी का दोनों तरफ ही इक्वालिटी का सिंबल है ही नहीं, तो ये कैसे बनेगा, ये तो सिंपल है, -12, -10, दोनों ही ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और देखिए ये देखिए 0, x जो है 0 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, 0, 7, लेकिन 7 की तरफ इक्वालिटी नहीं, 7 की तरफ इक्वालिटी नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट आ गया। लेकिन 0 की तरफ इक्वालिटी है तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ है 3 और 4 के बीच में, लेकिन दोनों के साथ ही इक्वालिटी है, ठीक है, दोनों इक्वल टू है, तो ये ऐसे बन जाएगा 3, 4, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इन ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। और तीसरी इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट लगेगा, ये आपको याद रखनी है, बस मेन चीज है। तो इंटरवल्स बहुत ही इजी है। अब देखिए इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, बस हमें इसको उल्टी तरह लिखना है। जैसे पहले मैं सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स में आई थी, अब मुझे इंटरवल्स से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है। मुझे अब इसकी जनरल एक्सप्रेशन लिखनी है। सबसे पहले है -3 to 0। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखनी है, ये सीखना बहुत जरूरी है कि लिखना कैसे है एग्जाम्स में। -3 और 0 है और दोनों तरफ क्या है, कौन सा सिंबल है, ओपन ब्रैकेट है ना, मतलब दोनों तरफ दोनों ही इंक्लूड नहीं हो रहे, यानी 3 और 0 दोनों के साथ ही इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा x की वैल्यू कहां से थी, -3 से 0 तक, -3 to 0। समझ लगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया, बस आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आनी चाहिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें किस तरह से इसे लिखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है लेस और ग्रेटर की आएगी, इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ कौन सी ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं। अब देखिए सेकंड, दोनों तरफ ही क्या है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब दोनों तरफ इक्वालिटी का साइन आएगा। सिमिलरली इसी तरह इसे भी लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कौन से है 6, कॉमा के बाद 6 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। इजी। इसी तरह से देखिए सेम पैटर्न है, बस मेरे ये इंटरवल्स ही बदलेंगे और ये जो साइन है वो बदलेंगे, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं,
ये देखिए, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी क्या है, मतलब इनसे थोड़े से अगले लेवल का है। 6 से 12, लेकिन 6 की तरफ कौन सी ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, और 12 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। इसे भी सिमिलरली उसी तरह लिखना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और देखिए x जो है 6 इज लेस देन x बट लेस देन इक्वल टू 12। अब ध्यान से समझ आया, जहां पर ये वाली ब्रैकेट आ गई है वहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं आया, लेकिन जहां पर ये वाली ब्रैकेट आ गई है वहां पर इक्वालिटी का साइन आ चुका है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें इधर से स्टार्ट है, इधर को इक्वालिटी है लेकिन उधर को नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कौन सा है, -23 to 5, -23 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5। देखिए सिर्फ इसी तरफ इक्वालिटी का सिंबल है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, उस तरफ इक्वालिटी का सिंबल नहीं आएगा। तो ये आपको इंटरवल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है इंटरवल्स की। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखें, तो दोबारा देखने पर आपको दोबारा देखेंगे तो आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगी इंटरवल्स के ऊपर, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है ना, हमें दो दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स और हमें इनका यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट जिसमें कि हम इसको दोनों को एक्सप्लेन कर सकें। देखिए सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, अब हमें इसको यूनिवर्सली लिखना है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ यूनिवर्सली, मतलब हमें पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये यूनिवर्सल होना चाहिए कि उसके अंदर आ रहे हैं, जैसे कि x वेयर x इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। समझ लगा कैसे किया, देखिए सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स, यानी ये वाले राइट ट्राइंगल्स, ये देखिए ये होंगे देखिए ये होंगे राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन अगर एक प्लेन की मैं बात करूं तो वहां पर सभी ट्राइंगल्स, सभी में कोई भी हो सकता है ना, स्केलर, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। तो यूनिवर्सल मतलब बेसिक या जनरल, उसके लिए सोल्यूशन कौन सा हो सकता है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक कहा ना, क्योंकि राइट इसके अंदर ही आ जाएंगे। मैंने जैसे बताया था कि जैसे कि राघव अगर आपकी क्लास में है तो वो आपके स्कूल में भी होगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर वो राइट ट्राइंगल एंगल्स के सेट के अंदर आ रहा है तो वो ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के सेट के अंदर भी आएगा, क्योंकि है तो एक ट्राइंगल है ना, पहले वो एक ट्राइंगल है फिर बाद में जाकर वो राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद देखिए सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका भी यूनिवर्सल में सिमिलरली बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल भी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होते हैं ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी तो ट्राइंगल्स का ही टाइप है ना, तो उसका यूनिवर्सल भी ट्राइंगल हो जाएगा। कैसे, इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे लिखूंगी, x वेयर x इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, ये होते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है राइट और आइसोसेलेस, ये इसके अंदर आते हैं। मान लीजिए अगर मैं स्केलर की बात कर लेती हूँ, सेट ऑफ ऑल स्केलर ट्राइंगल्स, उसके लिए भी सेम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, क्योंकि स्केलर ट्राइंगल्स भी ट्राइंगल्स की ही टाइप्स हैं, तो वो उसके अंदर तो आएंगी ना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फिलहाल जैसे मैं कह लूं कि मैं जलंधर में रह रही हूँ, तो अगर मैं जलंधर में रह रही हूँ तो मैं पंजाब में भी तो रह रही हूँ ना, और मैं इंडिया में भी तो रह रही हूँ ना। ये नहीं ना कि मैं अगर जलंधर में हूँ तो मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं जलंधर में हूँ तो मैं पंजाब में नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि जलंधर आता ही पंजाब और पंजाब आता ही इंडिया के अंदर है। तो अगर मैं जलंधर के अंदर हूँ तो दैट इज बट ऑब्वियस कि मैं इंडिया के अंदर हूँ। ठीक है, तो दैट इज द यूनिवर्सल सेट जिसे हम कहते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो 9th सम है वो बहुत इजी है। उसमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी। आपको ए, बी, सी सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट निकालना है। कुछ नहीं करना, आपको उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, और उससे जो आपका आंसर आएगा वो उसका सबसेट निकलेगा। बहुत इजी है, खुद से सॉल्व करिएगा, और अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.4 की बात करें तो फर्स्ट सम, इसमें हम यूनियन से डील करेंगे। यूनियन हमने फर्स्ट वीडियो में यूनियन के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बट अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला है एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई और इनका यूनियन निकालना है।
एक्स की वैल्यू क्या है, अब यूनियन मतलब मुझे एक्स यूनियन वाई निकालना है। ओके, एक्स क्या है 1 3 5 और 1 2 3। यूनियन मतलब सभी इकट्ठे लिखने हैं, जो रिपीट हो रहे हैं या डुप्लीकेसी है जहां, उसे मुझे खत्म करना है। तो एक्स यूनियन वाई मेरा क्या बन जाएगा, पहले तो 1 3 5 में एज इट इज उतार लू, एक्स के तो सभी एलिमेंट्स आएंगे। अब वाई की बात करें, 1 तो ऑलरेडी लिख लिया, लिखने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद बात करें 2 नहीं लिखा तो मैं 2 लिख देती हूँ। उसके बाद देखिए 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जरूरत ही नहीं है, तो ये मेरा बन गया एक्स यूनियन वाई। अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इसको 1 2 3 5 भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हम इनकी सीक्वेंस को बदल सकते हैं। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में ए और बी दिया हुआ है। ए जो है ए ई आई ओ यू दिए हुए हैं और बी जो है वो ए बी सी दी हुई है। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए एज इट इज निकाल लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। उसके बाद देखें ए इसमें है लिखने की जरूरत नहीं है। बी नहीं है, हम बी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सी नहीं है, सी भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा बन गया ए यूनियन बी, बहुत इजी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें एन, ए जो साइड दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है जो ए साइड है, और जो बी साइड है वो दी हुई है एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए हमें ना जर्नल फॉर्म दी हुई है, तो सबसे पहले मुझे इसके एलिमेंट्स लिखने होंगे। देखिए एन नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है, तो आप 3 के मल्टीपल से लिख लीजिए, क्या होंगे 3, 6, 9, 12 सोन अप टू जाएंगे। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी साइड लेस देन 6 है, तो 6 से ज्यादा लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं है। बी लिखते हैं, बी है ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 6। कौन कौन से होंगे 1, 2, 3, 4, 5, बस यही रुक जाएंगे क्योंकि लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है। ठीक है, अब हमें इनका निकालना है यूनियन। तो यूनियन देखते हैं, ए यूनियन बी। देखिए ये तो इनफाइनाइट सेट है तो ये तो सारा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये फाइनाइट है ना, तो मैं इसे पहले लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5, 1, 2, 3, 4, 5। इधर आते हैं 3 तो आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 नहीं आया, 6 लिख देती हूँ। 9 भी नहीं आया, 12 भी नहीं आया, ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई सेट फाइनाइट और एक इनफाइनाइट सेट का यूनियन निकालना आ जाए तो सबसे पहले बहुत इजी मेथड है, सबसे पहले आप फाइनाइट सेट सारा लिख लीजिए, उसके बाद इनफाइनाइट्स के एलिमेंट उठाना शुरू करिए, क्योंकि अगर पहले ही इनफाइनाइट लिख लेंगे तो वो कहाँ तक जाएगा और फाइनाइट कब शुरू होगा, है ना। तो सबसे पहले इनफाइनाइट लिखिए और फाइनाइट के सबसे पहले फाइनाइट लिखिए और इनफाइनाइट के उसके बाद लिखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें इंटरवल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है जो 1 से 6 के बीच में है। पहले हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स। ए क्या है, देखिए 1 से 6 तक है, पर 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 पर खत्म हो जाएगा क्योंकि 6 के साथ इक्वल टू का साइन है। उसके बाद बी की तरफ देखिए 6 से लेकर 10 के बीच बीच वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इक्वालिटी का सिंबल है ही नहीं, तो ये शुरू होगा 7, 8 और 9। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर इन दोनों की तरफ इक्वल कोई नहीं है, तो हमें 6 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। अब हमें बनाना है इनका यूनियन, तो वो बनेगा ए यूनियन बी। देखिए सबसे पहले मैं ए वाले सारे एलिमेंट्स लिख लेती हूँ, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद ए के आगे अब मैं बी के लिखूंगी 7, 8, 9, वो आ गई 7, 8, 9। आंसर बहुत इजी है ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुछ नहीं किया, पहले मैंने ए को लिखा जो ये थे मेरे 1 से लेकर 6 के बीच पर, फिर मैंने 6 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स लिखे और फिर उन्हें यूनाइट कर दिया। ठीक है, ये बहुत इजी है। अब देखते हैं अगला 5th क्वेश्चन में क्या है, हमें ए दिया हुआ है 1, 2, 3 और बी दिया हुआ है 5। ये थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए दिया हुआ है 1, 2, 3 और बी दिया हुआ है 5 मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, पर यूनियन तो हो सकता है ना, चाहे 5 हो, तो यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी 1, 2, 3। अब कॉमा 5 नहीं लगा देना साथ में, ये नहीं कि यहाँ 5 है तो यहाँ लगा दो जी 5, नो दिस वुड बी रॉन्ग। हमें 5 नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था अगर कोई भी
सेट इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब साथ में पाई जरूर है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं हर जगह मिलेगा। ठीक है, चाहे जरा सा भी कुछ भी हो, चाहे कोई भी सेट हो, कुछ नहीं उसके साथ जरूर होगा, मतलब 5 उसके साथ जरूर होगा, आपको सेपरेटली साथ में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 और 5 का यूनियन क्या होगा? 1 2 3। हमने किया था ना, याद है आइडेंटिटी, A यूनियन 5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू A, पहले ही वीडियो में करी थी ये वाली आइडेंटिटी, है ना। तो ये इस तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें A और B की वैल्यू दी हुई है, और सबसे पहले पूछा है कि क्या A जो है वो B का सबसेट है। हमें ये निकालना है A, क्या जो A है वो B का सबसेट है। पहले देखिए A की वैल्यू क्या दी हुई है। A की वैल्यू हमें दी हुई है A, B। A की वैल्यू दी हुई है A, B, और B की वैल्यू दी हुई है A, B, C। तो क्या A B का सबसेट है? सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? ये सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। देखिए ये जो A है इसमें आ रहा है, ये देखो A आ रहा है, B देखो B आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सभी तो ये दोनों एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब A जो है वो B का सबसेट है। ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरे में उसने कहा है A यूनियन B निकालो, निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। A यूनियन B, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? A को लिख देती हूँ। A क्या था? A, B। अब मैं B को लिख देती हूँ। B क्या है? A, B, C। लेकिन A तो आ चुका है, दोबारा लिखना नहीं है। B भी आ चुका है, दोबारा नहीं लिखना। C रह गया, लिख दो C। A यूनियन B क्या आ गया? ABC। इजी है ना। सबसे पहले मुझे क्या निकालना था? सबसेट है, मैंने देखा दोनों एलिमेंट तो इसमें है, इसका मतलब A जो है B का सबसेट है। लेकिन B जो है वो A का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें C है और इसमें C नहीं है, तो ये नहीं इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये उस पर डिपेंड कर सकता है। उसके बाद मैंने निकाल लिया A यूनियन B, दोनों को कंबाइन कर दिया, डुप्लीकेसी खत्म कर दी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब ये ध्यान से देखना, अब ये जो A यूनियन B हमने किया, ये किसके इक्वल आ गया? B के इक्वल नहीं आ गया? A यूनियन B किसके इक्वल आ गया? देखो ध्यान से, ये क्या था? A, B, C। B नहीं था, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू B इस कंडीशन में। ये मेरी कंडीशन भी निकल गई क्वेश्चन में से। जब मैंने देखा कि मेरा तो यूनियन करके A B C है, वो तो B था एलिमेंट, वही सेम आ गया यूनियन करके भी। तो ये A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखिए जो 1.4 का थर्ड सम है वो बहुत इजी है। A और B दो सेट्स दिए हुए हैं, और कहा गया है कि A जो है वो B का सबसेट है, और हमें निकालना है A यूनियन B। देखिए जब भी A और B एक दूसरे के देखिए जब भी A B का सबसेट हो और यूनियन निकालना हो, देन आंसर विल ऑलवेज बी B। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। जैसे इसमें A B C D 4 सेट्स दिए हुए हैं, और हमें इतनी सारी वैल्यूज निकालने को कहा गया है। ठीक है, हम करेंगे, हम सभी निकालेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको समझ लग रहा है तो पहले पॉज करें, और जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, आप भी सॉल्व करें और फिर आंसर टैली करें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, सबसे पहले A यूनियन B फटाफट से निकालते हैं। देखिए A यूनियन B की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं A नोट कर लेती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। B क्या है मेरे पास? 3 4 5 6। देखते हैं, 3 तो मेरे पास है, 4 भी है, 5 और 6 नहीं है ना, तो मैं 5 और 6 को लिख दूंगी, 5, 6। ये मेरे पास आ गया A यूनियन B। अब बात करते हैं A यूनियन C की। A यूनियन C देखिए ध्यान से, पहले तो मैं A एज इट इज उतार लेती हूँ, 1 2 3। यूनियन में क्या है ना, पहली टर्म तो एज इट इज उतार लिया करो। ठीक है, ये बड़ा ही इजी सा स्टेप है। C की बात करें तो 5 6 7 8 है, और ध्यान से देखा जाए तो 5 6 7 8 चारों ही एलिमेंट इसमें नहीं है, तो मुझे चारों ही लिखने पड़ेंगे, 5 6 7 8। ठीक है, ये आ गया मेरे पास A यूनियन C। अब है B यूनियन C। B यूनियन C की बात कर लेते हैं भी, ध्यान से देखिए। B क्या है? 3 4 5 6। मैं लिख लेती हूँ 3 4 5 6। सब ये जो पहले वाले होते हैं ना, ये फटाफट लिख लिया करो, फिर कुछ और सोचा करो। अब देखिए C के साथ है, C में है 5 6 7 8। 5 6 तो है ऑलरेडी, हमें क्या चाहिए? 7 8। लिख दो 7 8। ये बन गया B यूनियन C। अब देखिए, अब अगला है B यूनियन D। B यूनियन D, B यूनियन D करके देख लेते हैं। B यूनियन D में आएगा, पहले तो मैं B लिख लेती हूँ,
3,4,5,6। डी की बात करें तो इसमें है 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9, 10 चारों ही इसमें नहीं है बी में, तो मुझे चारों लिखने पड़ेंगे। 7, 8, 9 एंड 10। देखिए अब अगला क्या है, ये तो हो गए जो सिंपल सिंपल थे दो वाले। अब है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन वाले। मतलब मुझे पहले ए बी सी तीनों अब कंबाइंड करके लिखने। देखिए वैसे तो मैं ये भी कर सकती हूँ, पहले ए के एलिमेंट्स लिख लूँ, फिर बी के एलिमेंट्स लिख लूँ, फिर सी के एलिमेंट्स लिख लूँ। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी अभी मैंने ए यूनियन बी का यूनियन निकाला है, ए और बी का यूनियन निकाला है, तो क्यों ना इसी को मैं दोबारा सी के साथ निकालूं। मुझे निकालना क्या है, पहले ए यूनियन बी फिर बी यूनियन सी, तो क्यों ना जो मेरे पास ए यूनियन बी का ऑलरेडी है उसी का यूनियन मैं सी के साथ कर लूं। ऐसे तोड़ भी तो सकती हूँ ना मैं इन्हें, करके देख लो। देखिए पहले ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, इसके लिए सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लिखूंगी, जो मैंने यहाँ से चुराया है, जो मैंने यहाँ से उठाया है। 1 2 3 4 5 6 लिख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका यूनियन किससे करना है मुझे, सी के साथ। सी क्या है, 5 6 7 8। 5, 6, 7, 8। अब इन दोनों का यूनियन करो। देखा स्टेप थोड़ा सा इजी हो गया। तीनों को लिखने के बजाय, तीनों को कंपेयर करने के बजाय मुझे दो को ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। पहले देखिए 5 और 6 जो है वो इसमें रिपीट हो रहे हैं, मतलब 5 और 6 की डुप्लीकेसी आ रही है, तो मैं 5 और 6 को एक टाइम लिख दूंगी। पहले मैं सारा लिख लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया। उसके बाद देखिए 5 भी है, 6 भी है, कौन रह गया, 7, 8 लिख दो। 7, 8 ये क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप वैसे करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। देखिए फिर क्या आएगा, अगर यहाँ से मैं करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से 3 और 4 नहीं लिखना क्योंकि है, तो 5 6 5 6। तीसरे में देखिए 5 6 इसमें आगे नहीं लिखना, 7 8 7 8। आंसर वही आएगा, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए अगला ए यूनियन बी यूनियन डी, ये भी ऐसे कर लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी का भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 लिख लो जरा। 1 2 3 4 5 6। यूनियन किससे करना है, डी के साथ। डी क्या है, 7 8 9 10। करो आपस में ही है। पहले तो एज इट इज फर्स्ट वाला लिख दो। 1 2 3 4 5 6। उसमें देखो 7 8 9 10 है। 7 8 9 10 चारों ही इसमें नहीं है, तो मुझे सारे लिखने होंगे। 7 8 9 10। ठीक है, ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन डी, ये भी आ गया। अगला देखिए बी यूनियन सी यूनियन डी। अब ये वाला देखिए बी यूनियन सी, पहले तो मैंने बी यूनियन सी निकाला हुआ है यहाँ पर, तो यहीं से देख लेते हैं बी यूनियन सी क्या है मेरे पास। तो देखिए ये मैंने बी यूनियन सी निकाला हुआ है यहाँ पर। मुझे बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है, तो मैं बी यूनियन सी यूनियन डी के लिए यहाँ पर डी के साथ एक और यूनियन ले लूंगी। डी क्या है मेरे पास, 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन लेके देख लेती हूँ। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 एज इट इज उतार लिया। अब बी की ओर देखते हैं, बी की ओर देखते हैं। 7, 8 इसमें है ना, रिपीट हो रहे हैं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है दोबारा। अगला देखिए 9, 10 9, 10। ठीक है, बहुत इजी है सम, बस लेंथी है थोड़ा, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर है बहुत इजी। अगर मान लीजिए ये सब भी आपको इंटरसेक्शन में पूछे जाते तो बहुत इजी हो जाता, तब तो सिर्फ कॉमन वाले उठा के लिख देने थे। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी भी है, पर कई बार बोरिंग लगता है। पर अगर इसको इंटरेस्टिंगली किया जाए, ध्यान से समझ कर किया जाए ना, तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 5th क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था यूनियंस के साथ, अब उसे इंटरसेक्शन में करना है, वो आप खुद कर लेंगे, बहुत इजी है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें भी हमें सिमिलरली जैसे पहले किया, ABCD दिए हुए हैं और इस बार बस इस बार टर्म्स चेंज है और निकालना क्या है देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, जो दोनों में आ रहा है उसे देखना है। ये A है और ये B है, ध्यान से देखें। 3 3 नहीं आ रहा, 5 5 नहीं आ रहा, 7 7 आ रहा है, तो पहला अल्फाबेट होगा, तो पहला
तो पहला लेटर होगा 7। उसके बाद देखिए 9 9 आ रहा है तो 9 9। उसके बाद देखिए 11 11 आ रहा है तो ये हो गए ए इंटरसेक्शन बी। उधर जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे चेक करने के लिए, क्योंकि अगर इसमें नहीं है तो उसमें कहाँ से होंगे। जैसे अब ये 13 है, इसमें होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इधर चेक कर चुकी हूँ। उसके बाद देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी के बारे में। बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में देखिए सबसे पहले बी की ओर देखते हैं। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 11 है तो मैं 11 लिख सकती हूँ। उसके बाद देखिए 13 13 भी है, ठीक है, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद देखिए है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब मुझे ए और सी की इंटरसेक्शन करनी है और साथ में डी की भी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेती हूँ। पहले तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा मेरे पास, ये देखिए 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गई ए इंटरसेक्शन सी। मुझे इसकी इंटरसेक्शन किससे करनी है, डी के साथ, डी के साथ। और डी क्या है मेरे पास 15,7। ध्यान से देखिए कि 11 और यहाँ इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, वो बचा एक ही 5। ये कुछ कॉमन ही नहीं है, ये 11 है और वो 15,7 है, तो आंसर तो 5 रहेगा, कुछ नहीं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी तो हमने पहले ही निकाल लिया था 11, जब हमने इसे सॉल्व किया था इंटरसेक्शन सी पहले ही निकाल लिया। अब देखिए बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी ये भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बी है और ये डी है। यहाँ है 7 9 7 9 नहीं है, 11 11 नहीं है, 13 13 नहीं है, तो क्या आएगा आंसर 5, ठीक है, कि कुछ भी नहीं है तो आंसर तो 5 रहेगा ना। अब देखते हैं अगला, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। मतलब पहले मुझे ए की इंटरसेक्शन किससे करनी है, बी यूनियन सी की। उसके लिए मुझे सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी को कंबाइन करके लिखना है। पहले बी लिख लेती हूँ 7 9 11 13। अब मैं सी के एलिमेंट्स लिखूंगी। इसके हैं 11 13 15। 11 और 13 रिपीट हो रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या आ गया 15। ये बन गया बी यूनियन सी। निकालना क्या था, ए का इनके साथ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्टेड विद बी यूनियन सी। ध्यान से देखिए ये है ए और ये है बी यूनियन सी। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो 7 आ गया कॉमन। उसके बाद देखिए 9 9 भी है, आ गया। लास्ट में है 11 11 भी है, तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन 7 9 11, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए ए इंटरसेक्शन डी है। हमें निकालना है ए इंटरसेक्टेड विद डी। ए और डी ध्यान से देखिए इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। 3 देखिए नहीं है, 5 देखिए नहीं है, 7 नहीं, 9 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 5, ठीक है। अब देखिए बी इंटरसेक्टेड विद बी यूनियन डी। अब मतलब मुझे पहले चाहिए बी यूनियन डी और फिर आएगा मेरे पास ए से इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले मैं बी यूनियन डी निकाल लेती हूँ। देखिए बी यूनियन डी करते हैं, बी और डी। पहले 7 9 11 13 लिख लेते हैं। 7 9 11 13। उसके बाद देखें इधर क्या है 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे ही आएंगे। 15 17 ये आ गया बी यूनियन डी। निकालना क्या था, बी यूनियन डी के साथ ए की इंटरसेक्शन। इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ क्या आएगी, ए इंटरसेक्टेड विद बी यूनियन डी। ध्यान से देखिए क्या है कॉमन दोनों में, मैं टैली करवाती हूँ। 3 3 है नहीं, 5 नहीं, 7 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7। 9 9 भी है। उसके बाद देखिए 11 11 भी है, तो ये आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्टेड विद बी यूनियन डी, ठीक है। ये आ गया 7 9 11। अगला देखिए, अगला क्या है मेरे पास, पहले ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का आपस में इंटरसेक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला देखिए आपने ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकाला हुआ है 7 9 11। इसका यूनियन किससे करना है, बी यूनियन सी से। ये ध्यान से देखिएगा, बी यूनियन सी भी हमने निकाला हुआ है।
ये देखिए, ये है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला, और ये जो है बी यूनियन सी वो रहा ये वाला। दोनों का क्या करना है मुझे, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, कर दो इंटरसेक्शन। क्या आएगी इंटरसेक्शन दोनों की, मैं लिखती हूँ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन विद बी का यूनियन किससे होगा, बी यूनियन सी। ध्यान से देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए 7 है तो 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 9 भी है तो 9 भी आ जाएगा। 11 भी है, बस उसके बाद करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसके पास और एलिमेंट्स ही नहीं है। ये भी आ गया 7 9 11, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए ए यूनियन विद डी, ए यूनियन डी। अब देखिए ए यूनियन डी नहीं मैंने कहीं निकाला, तो पहले मैं उसके लिए ए यूनियन डी निकाल लेती हूँ। मतलब जब ऐसे सम आ जाए तो बहुत ही ध्यान से करना होता है, ठीक है ना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं। देखिए अब ये दोनों यूनियन है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। बी यूनियन सी तो मेरे पास है, मुझे बस अब निकालना है ए यूनियन डी। निकाल लेते हैं, ए यूनियन डी भी निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं ए यूनियन डी। ध्यान से देखिए कौन कौन से यूनियन करके कंबाइन करना है, जो डुप्लीकेट आ रहे हैं उन्हें खत्म करना है। देखिए पहले तो मैं ये सारा लिख लेती हूँ, यूनियन की बात चल रही है, कंफ्यूज मत हो जाना। 3 5 7 9 11, साथ में क्या आएगा डी के टर्म्स। डी में क्या है 15 17 दोनों ही इसमें नहीं है तो सारा ही आएगा 15, 17। तो देखिए अब मेरे पास दोनों टर्म्स आ गई, ये था ए यूनियन डी, ये आ गया ए यूनियन डी। ये था बी यूनियन सी, ये रहा बी यूनियन सी। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन, है ना। तो अब मैं इसको इंटरसेक्शन फॉर्म में लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे आंसर तो ये निकालना नहीं, तो अलग अलग ये मेरा आंसर नहीं आया अभी, ये तो बस मैंने टर्म्स निकाली है दोनों। तो मुझे बेसिकली निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेप्टेड विद बी यूनियन सी। देखिए ए यूनियन डी है, ये दोनों से देखिए क्या इंटरसेक्शन कॉमन क्या क्या है, 3, इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है तो ये आ जाएगा 7। 9 भी है, 11 भी है, 15 भी है, बस 17 नहीं है। तो ये आ गया ए यूनियन डी इंटरसेप्टेड विद बी यूनियन सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट क्वेश्चन इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें 4 सेट दिए हुए हैं नेचुरल नंबर का। लिख लेते हैं क्या है। ए है नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सोन अप टू जाएगा। इवन नंबर की बात करें ये भी आपको पता है 2, 4, 6, 8 आगे तक जाएगा। ऑड नंबर्स की बात करें तो ये आएगा 1, 3, 5, 7, 9 सोन अप टू। प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये जाएगा हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 सोन अप टू, इस तरह से जाएगा। पहले मैंने सेट्स बना लिए, ये सभी इनफाइनाइट सेट बने हैं, ठीक है। ये अब देखिए हमें ना बुक में आपके बहुत सी चीजें दी हैं फाइंड आउट करने के लिए। मैं सारी फाइंड आउट नहीं करूंगी, बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है ये ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन आ रहा है। देखिए ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी के साथ करूंगी तो क्या क्या आएगा, 2 आ गया, 4, मतलब ये तो इवन नंबर है ना, और ये है नेचुरल नंबर तो सारे इवन नंबर आ जाएंगे, 6 सोन अप टू ऐसे, है ना। तो इवन नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी अब नेचुरल नंबर की ऑड नंबर के साथ, तो क्या आ जाएंगे, सारे ऑड नंबर आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, क्योंकि ये सारे के सारे ऑड नंबर नेचुरल नंबर भी तो है। अगर मैं डी के साथ बात करूं तो देखिए डी के साथ जो प्राइम नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि हर प्राइम नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो 2, 3, 5, 7 इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब जैसे उसमें एक क्वेश्चन था बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऑड और इवन का इंटरसेक्शन, क्या ये पॉसिबल है, ये सभी ऑड इवन है और ये सभी ऑड है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए सी इंटरसेक्शन डी आ जाए आपके पास, तो देखिए इसमें भी एक 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये भी बन जाएगा, मतलब इजी है, अगर आप करेंगे तो समझ आ जाएगा। ये आपको खुद से सॉल्व करना है अच्छे से। उसके बाद देखिए 8th सम। 8th में क्या है, डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। देखिए जब हम कोई भी सेट निकालते हैं ना, चीज एक दिमाग में रखिए, जब हम किन्हीं भी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लें और आंसर मेरे पास 5 आ जाए तो वो होता है डिसजॉइंट, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब इनको हम जोड़ नहीं सकते। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन ढूंढना,
अगर आंसर ही 5 आ जाए मतलब कोई कॉमन ही नहीं है, मतलब वो जुड़ ही नहीं सकते, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिसजॉइंट। और अगर आंसर कोई भी आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, तो आ जाएगा वहां पर नॉट डिसजॉइंट। तो हमें बस इनको यही बताना है कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है 1 2 3 4, उसके साथ वाला दिया है 4 से लेकर 6 तक। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये बनेगा क्या। एक ब्रैकेट तो है मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरी ब्रैकेट देखिए क्या है 4 to 6, तो 4 5 6, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के साइन है। तो जब मैं इंटरसेक्शन करूंगी आंसर क्या आएगा 4। तो क्या ये डिसजॉइंट? नहीं, दिस इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, सिंपल। इसी तरह इसे सॉल्व करी जाना। ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। देखिए इसमें जो एक इंटरसेक्शन में ई आ रहा है हमारे पास, ये ई है और इधर भी ई है। ई आ गया इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन किया तो हमने, तो ये भी क्या हो गया डिसजॉइंट। इसी तरह ये देखिए, ये है हमारे पास इवन इंटीजर और ये है ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं 4 6 8 सोन अप टू। ऑड कौन से होते हैं 1 3 5। क्या ये कभी आपस में कॉमन हो सकते हैं? नेवर। आंसर क्या आएगा इंटरसेक्शन इनका 5। यूनियन करती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर आ जाते, लेकिन अब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन चाहिए, नॉट पॉसिबल। 5 है तो क्या हुआ ये डिसजॉइंट। आई समझ, डिसजॉइंट। तो ये है डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट का कंसेप्ट। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हमें माइनस का कंसेप्ट है, जैसे ए बी सी डी 4 सेट्स दिए हुए हैं और ये वैल्यूज निकालनी है। बहुत सी वैल्यूज हैं, जैसे a माइनस बी की बात करें। देखिए बुक्स में कई बार ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिया होता है, a माइनस बी निकालना है तो जो वैसे बेसिकली फॉर्मूला ये है। देखिए a माइनस बी निकालना है तो आपको a यूनियन b डैश कर लीजिए। पर मैं आपको बताऊंगी एक इजी सा मेथड, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आंसर पता लग जाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहले है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब ये है कि a के वो सारे एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं जो b में नहीं है। ठीक है, अगर जो b में है वो नहीं लिखने, तो सबसे पहले मैं ये सारा b उतार लेती हूँ। यहाँ a मैं सारा a उतार लेती हूँ। 3 6 9 12 15 18 21 उतार लिया। अब इसमें से वो जो b वाले एलिमेंट्स है वो निकाल देने। जैसे 4 तो इसमें है ही नहीं, छोड़ो। 8 भी नहीं है। 12 है, तो ये 12 मुझे निकाल देना है। उसके बाद देखिए 16 भी नहीं है। 20 भी नहीं है। लीजिए आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था। बुक्स में पता नहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड से किया हुआ। अगर आपको वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, वो भी इजी है। उसके लिए आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मेथड ज्यादा इजी लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे ये अगला है a माइनस सी। ए वाली टर्म एज इट इज उठा ली और जो सी वाले थे वो कैंसिल कर दिए। a माइनस डी, ए वाली टर्म एज इट इज उठा ली और जो d वाले थे वो कैंसिल कर दिए। अब जैसे b माइनस ए है, ये करके देखते हैं b माइनस ए। इसके लिए मैं पहले सारी b की टर्म उठा लेती हूँ। 4 8 12 16 20। इसमें से मुझे a वाले माइनस करने हैं। 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, इसे निकाल देते हैं। 15 18 21 कुछ नहीं है, तो ये आ गया b माइनस ए। इजी है, ठीक है। इसी तरह से c माइनस ए है, d माइनस ए है। जैसे d माइनस ए भी ऐसे ही कर लेना आप, d लिख के a वाले माइनस कर देना। जैसे 15 माइनस हो जाएगा। फिर b माइनस डी है, ठीक है। जैसे बुक में d माइनस सी भी दिया हुआ था, वो करके देखते हैं। d माइनस सी, d लिख लो पहले सारा। 5 10 15 20। इसमें से c वाली टर्म्स निकालनी है। देखिए 2 4 6 8 है ही नहीं इसमें। 10 है, निकाल दीजिए। 12 14 16 नहीं है, तो ये क्या आ गया d माइनस सी। इजी है ना। मतलब इसी तरह से आपको करने हैं। जो माइनस करना है ना, जो तो पहले वाला टर्म होगा वो सारा लिख लीजिए और जो माइनस करना है उसके टर्म्स इरेज कर दीजिए। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी इसी तरह का है। हमें x और y की वैल्यूज दे रखी हैं और माइनस करने बोला है। देखिए सबसे पहले हमें x माइनस वाई करना है, तो सबसे पहले मैं x की टर्म्स लिख लेती हूँ। x माइनस वाई के लिए मुझे सबसे पहले x की टर्म्स लिखनी है। a b c d, a b c d। इसमें से माइनस करना है y, तो f नहीं है, छोड़ दीजिए। b है तो b निकाल दीजिए। d भी निकाल दीजिए। g तो है ही, तो x माइनस वाई क्या आ गया a c। ये आ गया आंसर। इजी है। उसी तरह है देखिए y माइनस एक्स के लिए y की टर्म पहले लिख लीजिए। f b d g। इसमें से मुझे x माइनस करना है, तो a तो है ही नहीं, b है, हटा दो।
उसके बाद सी भी नहीं है, डी है, डी भी हटा लो, तो क्या आ गया आपको मैं जी। ठीक है, उसके बाद हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई निकालना। ये तो बहुत इजी है, आपने कर लिया बहुत सारा। दोनों में क्या कॉमन है, देखो ए तो नहीं है, बी है कॉमन, बी है और डी है कॉमन, तो आंसर क्या आएगा, बी कॉमा डी। ठीक है, इजी है। जब हमें सम समझ लगते हैं ना, तो हमें सम बहुत इजी लगते हैं, तो बेटर है कि आप हर सम को अच्छे से समझ के सॉल्व करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है। आर दियो है रियल नंबर्स और क्यू दिया है रैशनल नंबर्स। तो पूछे आर माइनस क्यू क्या होगा। देखिए जो हमारी नंबर लाइन है, जो रियल नंबर है, वो किससे बनते हैं, रैशनल्स और इरेशनल्स को मिलाकर। तो उस पूरे रियल नंबर में से अगर मैं रैशनल नंबर्स निकाल दूंगी तो कौन बच जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, तो आर माइनस क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। अब इसे लिखना कहता है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको इसे लिखना। जैसे अगर मैं बात करूं इवन और ऑड है मेरे पास, और अगर मैं सारे इवन निकाल दूं नेचुरल नंबर में से, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बताना है, आपकी बुक में ट्रू फॉल्स की तरह दिए होंगे कि क्या ये ट्रू है, मतलब ये सभी डिसजॉइंट दिए हुए हैं, हमें बताना है ये सही है या नहीं। देखिए डिसजॉइंट की कंडीशन क्या थी, इंटरसेप्ट निकाल कर देखना है 5 है या नहीं। देखिए ये दोनों है, इन दोनों का इंटरसेप्ट क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या ये डिसजॉइंट हुआ, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि बुक में दिया हुआ है कि ये डिसजॉइंट है, पर डिसजॉइंट की कंडीशन क्या है, इंटरसेप्ट 5 होना चाहिए। ओके, इसमें देखिए ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, इसमें भी है इंटरसेप्ट क्या है, ए आ गया, क्योंकि कॉमन है ए, तो ए है, मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि कुछ इंटरसेप्ट निकल गया है हमारे पास, हमें 5 चाहिए था। अब देखिए 2, 6, 10, 14 और ये है 3, 7, 11, ये सारे इवन है, ये ऑड है, इनका मैंने इंटरसेप्ट निकाला। इवन ऑड का इंटरसेप्ट हमेशा क्या होता है, 5, तो मतलब ये क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि ये डिसजॉइंट है। उसके बाद देखिए 2, 6, 10 और 3, 7, 11, सेम, फिर से वही इवन ऑड, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, 5। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, डिसजॉइंट, तो इसको मैं लिख दूंगी ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स थे, बस बेसिकली डिसजॉइंट और नॉट डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ हमारी 1.4 खत्म हो